Welcome to the lesson number 4 for the machine learning। आज के इस लेसन में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर हम मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इनिशियल लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर उस पर आगे चल कर के कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर के माइंड में जो डेटा होता है वो किसी भी तरीके का कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है। अगर मैं डेटा सेट की बात करूं तो कंप्यूटर क्या एज्यूम करता है, डेटा सेट। अगर मैं डेटा सेट की बात करता हूं तो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी डेटा। किसी भी डेटा का कलेक्शन डेटा सेट हो सकता है। ये कोई एरे हो सकता है, कोई कलेक्शन ऑफ डेटाबेस हो सकता है, इवन कोई लिस्ट हो सकता है, कोई टपल हो सकता है, कोई डिक्शनरी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके का डेटा का कलेक्शन हो सकता है जिसको हम लोग डेटा सेट यहाँ पर बोलेंगे। तो कंप्यूटर के माइंड में ये डेटा सेट अवेलेबल होता है और हम उसे फीड करते हैं ये डेटा सेट, और जो कंप्यूटर समझता है वो किसी भी तरीके के डेटा को समझ सकता है। अब देखिए, अगर हमें डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को समझना है, तो हमें डेटा का डेटा टाइप समझना होगा, क्योंकि जब तक हमें डेटा टाइप नहीं पता होगा हम डेटा को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हमें डेटा को प्रॉपरली समझना है तो हमें डेटा का डेटा टाइप समझना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर सिनारियो लिख रहा हूँ। सपोज़ हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको मैं यहाँ पर एरे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। जैसे कलेक्शन ऑफ एरे है, तो यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 99, 86, 87, 88, 111, 86, 103, 87, 94, 78, 77, 85 एंड 86। सपोज ये हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ डेटा है जो एरे फॉर्मेट में है। अब अगर इस डेटा को हम देखें तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, हम इस डेटा से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस डेटा से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है वो 80 और 90 के बीच में है, या 80 है या 90 है, जस्ट लुकिंग एट द डेटा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम डेटा को देख करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो कंक्लूजन होता है इसी को हम मशीन लर्निंग से रिलेट कर सकते हैं। हमें डेटा को देखना है और डेटा को देखने के बाद में उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद में हमें कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं। अब जो कंक्लूजन्स होते हैं वही हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे इस डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग हाईएस्ट नंबर कितना है, लोएस्ट नंबर कितना है, ये भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबल एनालिसिस हो जाती है इस डेटा की। तो अभी तो ये डेटा बहुत ही छोटा है और हमारा जो एनालिसिस है वो भी इस डेटा पे बहुत हम प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द वेरी स्मॉल डेटा। लेकिन हम स्मॉल डेटा को सामने रख करके अपने एनालिसिस को काफ़ी प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं
कि हम कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, क्योंकि लार्ज डेटा अगर हम लेते हैं दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू अस। तो हम लोग इस स्मॉल डेटा पर ही यहाँ पर कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने की। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर एक और डेटा लेता हूँ। ये मैंने एक एक्सेल में डेटा तैयार किया है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार नेम है और कार का कलर है, उसकी एज है ईयर्स में, और उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, और इसके साथ में एक और एट्रीब्यूट, एक और फील्ड है ऑटो पास। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे डेटा को ध्यान से देखें, राइट, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे पॉपुलर कलर है वो कौन सा कलर है। अगर आप कलर को ध्यान से देखें तो वाइट कई बार आया है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो है वाइट। ठीक है, तो इस डेटा को देखते ही हमारे दिमाग में एक कंक्लूज़न आया कि इस डेटा से हमें ये दिख रहा है कि जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो वाइट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस डेटा से कि हमारा जो सबसे हमारी ओल्डेस्ट कार है वो कौन सी है या कितने ईयर ओल्ड है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। तो जस्ट डेटा को देखने से हम कई चीज़ें यहाँ पर कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, कई चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और कई चीज़ों को समझ सकते हैं। तो डेटा जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। डेटा को हमें प्रॉपरली एनालाइज करना ज़रूरी है अगर हमें मशीन लर्निंग में रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट। अब देखिए, इस डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा कि मैंने बोला कि मोस्ट पॉपुलर कलर वाइट है, ओल्डेस्ट कार हमारी जो है वो 17 ईयर ओल्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसी कार के बारे में बताइए जिन्हें ऑटो पास मिला हुआ है, ठीक है, या हम इस डेटा से कुछ ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करें, ठीक है, जिससे हम ये कह सकें ये जो पर्टिकुलर कार है इसको ऑटो पास मिला हुआ है। अगर मैं आगे चल करके जैसे यहाँ पर BMW, वॉल्वो, VW, ठीक है, ये सारे जो कार के नाम हैं, इसमें अगर मैं पर्टिकुलर कार के नाम को ध्यान में रख करके उसके ऑटो पास को एनालाइज करूं, ठीक है, तो यहाँ से मैं कंक्लूज़न निकाल सकता हूँ कि इस तरीके की कार जो होती है उसको ऑटो पास मिल जाता है। ठीक है, अब अगर VW है और कार का कलर ग्रे है और अगर 8 ईयर ओल्ड है तो उसे ऑटो पास नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर ये वाइट कलर में है तो ऑटो पास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि किस तरीके की गाड़ियों को या किस तरीके की कार को यहाँ पर ऑटो पास मिलेगा। ठीक है, अब यही जो एनालिसिस है ना, यही एनालिसिस ज़रूरी है। अब ये एनालिसिस हम जब हमारे पास स्मॉल डेटा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। और इसी एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, उनको यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज करेंगे और अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें आउटपुट चाहिए, उसे हम प्रिडिक्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि डेटा को एनालाइज करना है, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना है, उससे कुछ आउटपुट निकालना है। ठीक है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है
और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट डेटा से निकालना है। ठीक है, तो आई गेस आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और यहाँ से कैसे हम आउटपुट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये हमने एरे का डेटा लिया था, अभी हम लोगों ने डेटाबेस का एक डेटा लिया, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बोला कि जो डेटा सेट होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी डेटा। तो जब हम डेटा की बात करते हैं तो कंप्यूटर के माइंड में क्या होता है, वो किसी भी तरीके के डेटा को हैंडल कर सकता है, लेकिन डेटा का डेटा टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें डेटा टाइप नहीं पता होगा तब तक हम डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं जिनको कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की, तो यहाँ पर सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल। इसमें हम नंबर्स की बात करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं डेटा। तो इसमें हम लोग किस तरीके के, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो अगर मैं जैसे न्यूमेरिकल डेटा टाइप की बात करता हूँ, दिस इज़ द डेटा टाइप। अगर मैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप की बात करता हूँ तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप में हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट डेटा और एक होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा का मतलब होता है एक वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे शॉपिंग मॉल में कितने कस्टमर्स गए, ठीक है, कितने पीपल्स ने विज़िट किया, ठीक है, या पर्टिकुलर रेड लाइट से या ग्रीन सिग्नल से कितनी कार पास हुई। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, हम इनको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस डेटा में जैसे प्राइस हो सकता है, प्राइस ऑफ एन आइटम हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, या साइज़ ऑफ एन आइटम कह सकते हैं। ठीक है, अब प्राइस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 56.5789 इस तरीके से हो सकता है, तो इसमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है, राइट। और डिस्क्रीट डेटा में एक यूनिकनेस होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा डेटा टाइप है वो है कैटेगोरिकल डेटा टाइप। कैटेगोरिकल डेटा टाइप, ठीक है। अब अगर इस डेटा टाइप की बात करें तो इनको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। दीज डेटा कैन नॉट बी मेजर्ड। हम इनको मेज़र नहीं कर सकते, इनका मेज़रमेंट नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, राइट। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है, जैसे कलर वैल्यू है, ठीक है ना, कलर वैल्यू जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो हम इसका मेज़रमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ रेड देन इट इज़ रेड, नो इशू। ठीक है, अगर ये ग्रीन है तो ग्रीन है, राइट, ओके। तो इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, या हम कह सकते हैं यस और नो। ठीक है, यस या नो में कोई
कोई मेज़रमेंट हो सकता है क्या? या तो यस होगा या तो नो होगा, ठीक है? तो दोनों में कोई मेज़रमेंट नहीं हो सकता है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो ऐसे भी डेटा होते हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो डेटा होंगे ये इसको हम लोग रखेंगे कैटेगोरिकल डेटा टाइप के अंदर। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारा थर्ड डेटा टाइप आता है ऑर्डिनल डेटा टाइप। ऑर्डिनल डेटा टाइप, ठीक है? इनको हम मेज़र कर सकते हैं। दीज डेटा टाइप्स कैन बी मेजर्ड, ठीक है? अब कैसे मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि सपोज मैं ग्रेड्स की बात करता हूँ। अब किसी स्टूडेंट को ग्रेड ए मिला है, किसी को ग्रेड बी मिला है, ठीक है? तो ग्रेड ए और ग्रेड बी को कैसे मेज़र कर सकते हैं? ग्रेड ए इज़ बेटर देन ग्रेड बी, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं ना? तो इसका मतलब देयर इज़ अ मेजरमेंट, राइट? ग्रेड ए इज़ बेटर देन ग्रेड बी, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप को समझ सकते हैं। जो कंप्यूटर में हम लोग डेटा फीड करते हैं, जो डेटा सेट जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करेगा? वो एनालाइज करेगा कि ये जो डेटा है वो न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल है या ऑर्डिनल है, और उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट फीड द डेटा and we must be aware that which type of data type is being used in our data, right? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप को समझ सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसको मैं एक न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए हटाइए, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, कोई नहीं। एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। फाइन। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एप्लीकेशन की, तो जैसे कि सपोज अगर हमारे पास कुछ गाड़ियों की स्पीड्स हैं, ठीक है? तो हम उन स्पीड से क्या निकाल सकते हैं? जैसे कि हम निकालना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज वैल्यू और मिडिल वैल्यू और कॉमन वैल्यू, ठीक है? सपोज़ अगर मैं यहाँ पर इन टर्म्स की बात करूँ, अगर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोग को मशीन लर्निंग में यूज़ करने हैं। पहला टर्म है मीन, दूसरा टर्म है मोड, या सबसे पहले मीडियन कर लेते हैं, और तीसरा टर्म है मोड, ठीक है? ये मीडियन है और मोड। अगर मैं मीन की बात करता हूँ, बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ द एवरेज वैल्यू
इट इज़ द एवरेज वैल्यू। और अगर मैं मीन की बात करता हूँ, इट इज़ द मिडिल वैल्यू, ये मिडिल वैल्यू होती है। और अगर मैं मोड की बात करता हूँ, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू, राइट। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हम लोग को मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मीन, मीडियन और मोड की, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर कुछ गाड़ियों के स्पीड्स हैं। जैसे मैं कार ले लेता हूँ और हमने रजिस्टर किया है यहाँ पर 10 कार्स की स्पीड्स को, ठीक है। 10 कार की स्पीड्स को हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर मैं एक स्पीड वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ स्पीड्स रख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये रख दिया। एटी 87 कर देते हैं, 94 कर देते हैं, ठीक है। और एक और कर दीजिए 78, ठीक है। ये हमारे पास 10 कार के स्पीड्स हैं जिनको हम लोगों ने रजिस्टर किया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो स्पीड है जो हम लोगों ने रजिस्टर किया है, इसमें हमें एक निकालना है कि जो स्पीड है इसकी एवरेज वैल्यू क्या है और इसकी मिडिल वैल्यू क्या है और मोस्ट कॉमन स्पीड क्या है। हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। हम लोग को निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है, फिर उसके बाद में हम लोग को निकालना है मिडिल, और फिर हमें निकालना है मोस्ट कॉमन स्पीड, ठीक है। हमें तीन चीज़ें निकालनी है, राइट। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग इस टर्म से निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड से, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। पहले हम लोग इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, फिर मिडिल स्पीड निकालेंगे और फिर मोस्ट कॉमन स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी और वो लाइब्रेरी है हमारी नमपाई। ये नमपाई लाइब्रेरी है, इसको हमें प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। और इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे मोड के लिए फंक्शन है, मीडियन के लिए फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ पर नमपाई लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। नमपाई का मतलब होता है नंबर पाइथन, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस होंगे उसमें हमें नमपाई लाइब्रेरी को यूज़ करना ही करना है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में हमें नमपाई को यूज़ करना है। और मशीन लर्निंग के लिए नमपाई बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, ठीक है। जिस तरीके से पांडास है वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। हम लोग पहले बहुत ही छोटे छोटे एप्लीकेशन से शुरू करते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक आइडिया लगे
कि मशीन लर्निंग है क्या, कैसे हम मशीन लर्निंग को समझ सकते हैं, और फिर छोटे छोटे प्रोग्राम से होते हुए हम बड़े एप्लीकेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव है कि हमें पहले समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो डेफिनेटली हम उसे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्पीड है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन है हमारा जो हमें यहाँ पर निकालना है वो ये है कि हमारे पास स्पीड है, हमने 10 कार की स्पीड को रजिस्टर किया है, और रजिस्टर मतलब नोट किया है उनकी स्पीड को, और हमने लिख लिया। ठीक है, 10 कार की स्पीड को हमने लिख लिया, पेन पेपर पे लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें उन 10 कारों की स्पीड को में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से 10 कार पास हो रही हैं तो उनकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, और उसके बाद में उनकी मिडिल स्पीड क्या है, और फिर मोस्ट कॉमन स्पीड क्या है। ठीक है, ये हमें निकालना है। राइट, तो ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। राइट, तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया था एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया था, उसमें जुपिटर नोटबुक हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको पेशेंस रखना है। समटाइम्स किसी भी चीज़ को ओपन होने में टाइम लग सकता है। दिस इज़ जस्ट द मशीन, तो टाइम लगा सकती है, तो डोंट वरी फॉर दैट। फाइन, तो हम लोग का ये स्क्रीन आ गया है जुपिटर नोटबुक का। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर न्यू पे जाना है और पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट, तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। ये हमारा फर्स्ट सेल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो भी स्पीड थी हमारी, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर किया था, तो ये जो स्पीड है ना, इसको हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसका एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा, दैट इज़ द numpy। हमें numpy को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, और फिर हम स्पीड लिखेंगे जो वेरिएबल है हमारा। स्पीड की जगह आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। अब चूँकि हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग वो सारे वेरिएबल्स पास कर देते हैं। 99, 86, 87, 88, 111, 86, 103, 87, 87, 94 एंड 78, 94 एंड 78। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये स्पीड है, हमें क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो numpy के अंदर एक फंक्शन होता है मीन फंक्शन। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मीन, मोड और मीडियन, तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मशीन लर्निंग में। तो यहाँ पर अगर हमें मीन निकालना है तो हमें numpy का जो ये फंक्शन है इसे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x,
और numpy डॉट मीन। राइट, और इसके अंदर हम लोग स्पीड को पास कर देंगे और इसे प्रिंट करा देंगे। राइट, तो जो स्पीड हम लोगों ने रजिस्टर करी थी 10 गाड़ियों की, उसका जो एवरेज होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है, तो हम लोग यहाँ पर रन करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए एस्ट्रिक आ रहा है ना, तो जब तक एस्ट्रिक आएगा ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। तो ये 91.9, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दीज 10 व्हीकल्स। राइट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब अगर हमें मिडिल स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और अगर हमें मिडिल स्पीड निकालनी है तो हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे, और उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर जैसे कोई वेरिएबल y ले लेते हैं और यहाँ पर numpy डॉट मीडियन। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मीडियन फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं y को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मीडियन निकाल सकते हैं। इसको अब हम लोग रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 87.5 ये मिडिल वैल्यू है, ठीक है। तो ये मिडिल वैल्यू कैसे आती है, जब भी हम मीडियन निकालते हैं ना तो पहले इसको सॉर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद में हम लोग मिडिल वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब भी हम मीडियन फंक्शन लगा रहे होते हैं, हम जब भी numpy का ये फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें सॉर्टिंग नहीं करनी है। ये हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। जस्ट आपको वैल्यू फीड करनी है और ये आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो numpy लाइब्रेरी है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसके थ्रू हम बहुत सी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अब अगर हमें मोस्ट कॉमन स्पीड निकालनी है, जो 10 हमारे पास गाड़ियों की जो स्पीड है, इसमें हम लोगों ने एवरेज स्पीड निकाल लिया है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकाल लिया है। फिर हमने मिडिल स्पीड निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है मोस्ट कॉमन स्पीड, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन स्पीड के लिए हमें मोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोड के लिए हमें क्या करना है, हमें एक दूसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम scipy, SCIPY, फ्रॉम scipy इंपोर्ट स्टैट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टैट से scipy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। ये हमारे पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है scipy, और स्टैट्स को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। राइट, और इसके थ्रू हम लोग मोड निकालेंगे। तो जब भी हमें मोड निकालना होगा तो हमें ये लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हमें अगर मोड निकालना है तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम scipy इंपोर्ट स्टैट्स, ठीक है। और यहाँ पर वही स्पीड ले लिया जाए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज जेड ले लेते हैं। आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग सेल में जब हम हैं तो इसका मतलब हम अलग इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मतलब आपस में ये तीनों प्रोग्राम्स रिलेटेड नहीं है। हम वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स ले सकते हैं, नो इशू, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जेड ले लेता हूँ और इसमें हम लोग अब स्टैट्स को यूज़ करेंगे और स्टैट्स को यूज़ करके हम लोग मोड फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग स्पीड को पास कर देंगे और फिर हम लोग प्रिंट करेंगे जेड को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोड के लिए साईपाई लाइब्रेरी को साईपाई लाइब्रेरी को यूज़ किया है, यहाँ पर इंपोर्ट किया है स्टैट्स को साईपाई लाइब्रेरी के अंदर जो अवेलेबल है, और इस स्टैट्स को हमने यूज़ किया है एक्सेस करने के लिए मोड फंक्शन को। और मोड फंक्शन क्या करेगा, जो मोस्ट कॉमन स्पीड है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर एस्ट्रिक है ना, तो इसका मतलब रन हो रहा है। जब ये एस्ट्रिक ख़त्म हो जाएगा तो समझो हमारा आउटपुट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया ना, तो अब आउटपुट आ चुका है। तो जो मोस्ट कॉमन स्पीड है वो क्या है, वो 86 है, और ये 86 वाली जो स्पीड है ये 2 टाइम्स आई है। आप इसमें देखें तो यहाँ पर 86 हम लोगों ने 2 टाइम्स यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन स्पीड को निकाल देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं यूजिंग numpy एंड scipy लाइब्रेरी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको प्रॉपरली समझना है। और जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे डेटा टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल है, और हम लोग न्यूमेरिकल में भी डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है। तो डेटा टाइप को आपको प्रॉपरली समझना है, क्योंकि बिना डेटा टाइप के आप उसको डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। जब भी हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो डेटा को एनालाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा टाइप, ठीक है। तो जो भी डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल, इन सारे डेटा टाइप्स को आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हमने क्या करा, हमने एक पॉइंट से जो यहाँ पर 10 गाड़ियाँ ली हैं, 10 कार्स लिए हैं, और वो 10 कार जिस पॉइंट से पास होते हैं वहाँ से स्पीड को हमने रजिस्टर करा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमने देखा कि यहाँ पर जब इस पॉइंट से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इस पॉइंट से जब कार निकल रही है, तो उनकी जो स्पीड है वो ये है, और उन स्पीड को हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, उन सारे गाड़ियों की एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, उनकी मिडिल स्पीड निकाल रहे हैं, और मोस्ट कॉमन स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ द मशीन लर्निंग, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन फंक्शंस को यूज़ करके हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर सॉल्व किया है। आपको भी इस चीज़ को करके देखना है, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू। वेलकम टू द लेसन नंबर 5 फॉर द मशीन लर्निंग। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मशीन लर्निंग का। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली एक नंबर होता है
जो वैल्यूज़ को एवरेज के साथ में रिलेट करता है। सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनका हम लोगों ने एवरेज निकाला हुआ है। यहाँ पर हम एवरेज को मीन वैल्यू के नाम से देखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पर मीन का मतलब है कि हम एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है, एक नंबर होता है जो अगर लो वैल्यू है तो जो इसका रिलेशन होता है मीन वैल्यू के साथ में वो काफ़ी क्लोज होता है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो इट मीन्स जो वैल्यू है वो मीन के काफ़ी करीब है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना, जैसे मीन वैल्यू, तो अगर कोई नंबर हमारा जो नंबर आ रहा है, अगर वो नंबर काफ़ी लो है, अगर नंबर लो है तो मीन के करीब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सपोज यहाँ पर हम लोग एक स्पीड लेते हैं कुछ गाड़ियों की, जैसे सपोज यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्टर करा है कुछ कार्स की स्पीड को। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 86, 87, 88, 86, 87 और ले लीजिए 85 और 86। सपोज ये हमारे पास कुछ कार्स की स्पीड है। तो यहाँ पर हमारे पास सपोज 7 स्पीड है यहाँ पर। तो अगर हम इसका डिवीजन निकालते हैं तो डिवीजन जो हमारा आता है वो आता है डिवीएशन जो आता है हमारा वो आता है 0.9। ठीक है, इट मीन्स क्या है, डिवीजन यहाँ पर एक लो वैल्यू है, एक वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो जब हमारा डिवीएशन कम है, राइट, तो इट मीन्स जो ये वैल्यूज़ है ना, जैसे अगर हम 86, 87, 88 इनकी बात करते हैं, जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो क्या है, वो एवरेज वैल्यू के करीब होगी। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो क्या होगी, वो एवरेज वैल्यू के मतलब मीन वैल्यू के करीब होगी। और अगर डिविएशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और स्पीड लेता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पर मैं एक और स्पीड ले लेता हूँ, जैसे 32, 111, 138, 28, 59, 77, 97। ठीक है, अब अगर मैं इसका डिवीजन निकालता हूँ तो इसका जो डिवीजन आता है वो आता है 37.85, राइट, मतलब इसका डिवीजन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब डिवीजन इसका ज़्यादा है तो इसमें जो स्पीड है ना, जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो मीन वैल्यू से काफ़ी दूर होंगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमें हेल्पफुल होता है अगर हमें रिलेशन निकालना है इंडिविजुअल वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच में। ठीक है, जैसे सपोज मैं 86 की बात करता हूँ, राइट, तो 86 क्या होगा,
अपने एवरेज वैल्यू के काफ़ी क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन कम है, ठीक है, 1 से कम है, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू होगी और इंडिविजुअल वैल्यू होगी उसके बीच में डिफरेंस काफ़ी कम होगा और बिल्कुल क्लोज वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर डिविएशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो होंगी वो एवरेज वैल्यू से काफ़ी दूर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कई चीज़ों में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हम लोग के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे हमें अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, मैंने यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया कि इतना ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आ रहा है इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और हमें यहाँ पर भी जो हमारा मॉड्यूल था पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था NumPy, ठीक है। तो मैं NumPy लाइब्रेरी को ही यूज़ करूँगा। पहले हम लोग NumPy को थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लेसन्स में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि NumPy एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है और हम कोशिश करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं जो मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, हम पहले उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने मीडियन और मोड स्टडी किया था, दैट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ NumPy। इसी तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए भी जो फंक्शन अवेलेबल है वो NumPy के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे जो हमें यहाँ पर देखना है वो std फंक्शन है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं एंड दिस फंक्शन इज़ अवेलेबल इनसाइड द NumPy लाइब्रेरी। तो अब हम लोग ये जो डिविएशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी, इसको हम एक बार निकाल के देखते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने कल जुपिटर नोटबुक ऑन किया था, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। अगर NumPy लाइब्रेरी की बात करते हैं तो ये काफ़ी एप्लीकेशंस में हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक हमारा ओपन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर न्यू पर आएंगे, पाइथन 3 पर हम लोग क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट एप्लीकेशन था उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा NumPy को। यहाँ पर NumPy हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग स्पीड ही ले लेते हैं और वही नंबर्स ले लेते हैं जो भी हम लोगों ने लिए थे। तो हम लोगों ने लिया था 86, 87, 88, 86, 87, 85 एंड 86, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 86, 87, 88, 86, 87, 88, फिर 86, 87, 85, 86, 87, 85 एंड 86। तो यही नंबर लिए थे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हमारा डिवीजन 9 आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया है। अब हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, x वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग NumPy को कॉल करेंगे और यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है हमारा std फंक्शन और इसके अंदर हम लोग स्पीड को पास कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग x को प्रिंट कर देंगे। तो देखते हैं कि हम लोग का डिवीजन कितना आता है। मैं इसे रन करूँगा, ये एस्ट्रिक है मतलब रन हो रहा है।
आप देखिए यहाँ पर 0.9 में आ रहा है, 0.90350, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 0.9 है, मतलब 1 से कम है, तो इट मीन्स दिस इज़ द वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 0.9 है, और इस तरीके से जो ये वैल्यूज़ हैं वो एवरेज वैल्यूज़ के काफ़ी करीब हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द मीन वैल्यू, ठीक है। तो आपको हमेशा समझना है कि जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम होगी तो इंडिविजुअल वैल्यू जो होगी वो मीन वैल्यू के काफ़ी करीब होगी, ठीक है। अगर यही स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा काफ़ी ज़्यादा होता तो इट मीन्स कि हमारी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो एवरेज वैल्यूज़ के से काफ़ी दूर होती, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन भी करके देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने लिया था 32,111,138, ठीक है। इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे numpy को, यहाँ पर numpy को इंपोर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में स्पीड ले लेते हैं हम लोग, वही वेरिएबल्स ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग का 32,111,138 और 28, 59, 77 और 97 है, ठीक है। 77 और 97 है, 28, 59, 77, 97। अब हम लोग यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, numpy डॉट std, ठीक है। हम numpy से यहाँ पर std फंक्शन जो स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग स्पीड को पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे x को, राइट। अब इसे हम लोग रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रही है वो 37 आ रही है, राइट, 37.8450, ठीक है। तो ये काफ़ी लार्ज वैल्यू है, और इस वैल्यू से क्या होगा कि जो ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ है ना, ये एवरेज वैल्यू से काफ़ी दूर होंगी, दे विल नॉट बी क्लोज टू द एवरेज वैल्यूज़, ठीक है। तो जो कार की अलग अलग स्पीड है ना, अगर हम एक स्पीड की बात करें तो वो एवरेज वैल्यू से काफ़ी दूर होगी, ठीक है। एवरेज वैल्यू से बिल्कुल वाइडर रेंज पर होगी, ठीक है। और फर्स्ट केस में जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो हमारी एवरेज वैल्यू के काफ़ी करीब होगी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि एवरेज वैल्यू से इंडिविजुअल वैल्यू कितना करीब है या कितना दूर है, ठीक है। हम इस चीज़ को यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये हमारे लिए कई एप्लीकेशंस में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। फिर एक टर्म आता है हमारा वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस भी जनरली इसी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएंस की, राइट। तो ये अगेन एक नंबर होता है, इट इज़ अगेन द अनदर नंबर which also decides that how the values are related to the mean value। और बेसिकली अगर हम बात करें तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आपस में रिलेटेड है, राइट। अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा, ठीक है।
या स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। तो अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं तो ये स्क्वायर होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का, और अगेन इट इज़ द नंबर which again decides that individual value will be how much close or far away from the individual value। तो मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का जो रिलेशन है उसको हम वेरिएंस से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन होता है वेरिएंस के लिए, हम लोग उसे लगा सकते हैं नमपाई के अंदर। जैसे हम लोग के पास स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए फंक्शन होता है वैसे हम लोग यहाँ पर वेरिएंस के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो VAR फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करूँ कि वेरिएंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन तो है ऑलरेडी है, तो हमें वेरिएंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो ये हमें ये बता देता है कि जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो मीन के साथ में कितना करीब है या कितना दूर है, लेकिन इसको और भी एक्यूरेटली अगर हम जानना चाहें तो हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएंस से और एक्यूरेटली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस क्या करता है, वेरिएंस बेसिकली इट इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर हम स्क्वायर कर दें स्टैंडर्ड डिवीजन का तो ये वेरिएंस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये और एग्जैक्ट वैल्यू आपको देगा। ठीक है, इसमें और एक्यूरेसी होगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हमें वेरिएंस निकालना है किसी भी एरे का तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं इसी नंबर का, जो ऊपर नंबर है हमारे पास इसी नंबर का हम निकालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, राइट। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें numpy से इसे एक्सेस करना होगा, तो numpy ले लेते हैं .var। वेरिएंस के लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है वो VAR फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे वेरिएबल, और फिर हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे प्रिंट x। ठीक है, तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देखिए 1432 इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो 1432 आ रही है ना, ये क्या है, ये वेरिएंस है। ठीक है, और ये अगर हम यहाँ पर 37 का स्क्वायर करें तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं बिटवीन द नंबर्स एरे एलिमेंट, बिटवीन द एरे एलिमेंट एंड इट्स मीन वैल्यू। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग वेरिएंस से भी कर सकते हैं। वेरिएंस क्या करता है, हमें काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करने से हमें मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के कंपैरिजन में ये काफ़ी हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है,
राइट। तो अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, तो नेक्स्ट टर्म है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है? परसेंटाइल, ठीक है। परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँ तो ये स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, इट इज़ यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स to give you a number that describes the value that a given percent of the values are lower than, राइट। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ये ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, परसेंटाइल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ लोगों की लिस्ट है, ठीक है, जिनके हमारे पास सपोज एजेस है। सपोज अगर हम बात करते हैं 15 लोगों की हमारे पास लिस्ट है, और लिस्ट क्या है? उनके एज की। सपोज वी हैव द कलेक्शन ऑफ एजेस ऑफ फ्यू पीपल, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ये डिसाइड कर सकते हैं कि इतने परसेंटाइल लोगों की एज किस कैटेगरी में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एजेस जैसा आपको बताया, यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पर हमारे पास कुछ लिस्ट है 5, 31, 43, ठीक है। हमारे पास है 48, हमारे पास है 50, ठीक है। हमारे पास है 41, हमारे पास है 7, हमारे पास है 11, हमारे पास है 15, ठीक है। हमारे पास है 39, हमारे पास है 80, ठीक है। हमारे पास है 82, हमारे पास है 32, हमारे पास है 2, हमारे पास है 8, हमारे पास है 6, फिर है हमारे पास 25, फिर है 36, फिर है 27, और फिर है 61, और फिर लास्ट हमारे पास है 31। सपोज ये हमारे पास कुछ लोगों की एजेस हैं हमारे पास, उनके एज को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। अब जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर व्हाट इज़ द 75 परसेंटाइल। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 75 परसेंटाइल का क्या मतलब है, व्हाट इज़ 75 परसेंटाइल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 43। क्या आंसर आएगा? 43।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 75% पीपल आर 43 और यंगर। मतलब क्या है? 75% लोग ऐसे हैं जिनकी एज या तो 43 है या उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ समझ सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 75% की अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ 75 परसेंटाइल, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 75% लोग ऐसे हैं जिनकी एज या तो 43 है और या तो उससे कम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? लेट्स सी। हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ भी हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द परसेंटाइल फंक्शन। तो हमें उसी फंक्शन को यूज़ करना है। फंक्शन है हमारे पास परसेंटाइल। ठीक है, हमें इसी फंक्शन को यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पर आ जाते हैं। हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे numpy को। ठीक है, और फिर अपना वही वेरिएबल ले लेते हैं एजेस के लिए। ठीक है, वही ले लेते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। 5, 31, 43, 48, 50, 41, 7, 11, 15, 39, 80, 82, 32, 2, 8, 6, 25 और फिर 36, 27, 61 एंड 31। अब मुझे क्या करना है? अब इन वैल्यूज़ को हमें निकालना है परसेंटाइल। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, और यहाँ पर हम लोग numpy से एक्सेस करेंगे। तो numpy ले लेते हैं और यहाँ पर परसेंटाइल ले लेते हैं। ठीक है, हमें इसके अंदर वेरिएबल पास करना है और जो परसेंटाइल चाहिए, जैसे सपोज अभी हम लोगों ने 75 निकाला था ना, तो अगर हमें 75 चाहिए तो यहाँ पर हम 75 ले सकते हैं और इसे प्रिंट कर देंगे x को। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है हमारे पास। मैं इसको रन करूँगा तो अब देखिए यहाँ पर 43 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 43 से कम या 43 के बराबर 75% लोग हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 50%, ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ गया 31। तो ऐसे लोग जिनकी एज 31 है या 31 से कम है, ऐसे 50% लोग आपको मिलेंगे इस लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा कि कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं, और कैसे हम लोग परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूँ, और आगे चल कर के हम लोग अपने एप्लीकेशंस पे इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे।
तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। NumPy के जितने भी फंक्शंस हैं हम लोग कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर कवर करें, उन पर एप्लीकेशंस करके देखें, ठीक है। तो आज आपको इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू। वेलकम टू द लेसन नंबर 6 फॉर द मशीन लर्निंग। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अगर अभी तक हम देखें तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डेटा लिया है काफ़ी स्मॉल डेटा लिया है, और स्मॉल डेटा पर हम लोगों ने वर्किंग करी है। लेकिन अगर रियल एप्लीकेशन की बात करी जाए तो हमें काफ़ी लार्ज डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारे पास तुरंत लार्ज डेटा नहीं होगा। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए लार्ज डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डेटा सेट हम लोग इनिशियल स्टेज में जनरेट कर सकते हैं विद द NumPy लाइब्रेरी। NumPy के अंदर ढेर सारे फंक्शंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करके एक लार्ज डेटा सेट बना सकते हैं, जिसमें रैंडम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग मिलियंस ऑफ डेटा सेट बना सकते हैं, राइट। सो NumPy इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी और काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर हमें डेटा सेट बनाना है, राइट। तो डेटा सेट लार्ज अगर है तो हम काफ़ी वैल्यूज़ के साथ में हम टेस्टिंग कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग NumPy लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, रैंडम फंक्शंस यूज़ करते हैं अगर हमें एक लार्ज डेटा सेट बनाना हो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर हम लोग अगर हमें बिग डेटा सेट बनाना है तो हम लोग NumPy मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ में ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। और आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने यूज़ किया था जैसे अगर हमें कोई डेटा सेट बनाना है 0 और 5 के बीच में, जैसे मैं कहता हूँ मुझे एक डेटा सेट बनाना है, तो हम लोग NumPy यूज़ करेंगे और .random फंक्शन यूज़ करेंगे, .uniform। और अगर हमें 0 से लेकर के 5.0 मतलब 0 से लेकर के 5 के बीच में डेटा बनाना है, और कितने डेटा बनाने हैं 250, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा NumPy .random फंक्शन .uniform, और इसमें जो पैरामीटर पास करना है वो हमें स्टार्टिंग वैल्यू और फिर एंड वैल्यू और फिर कितने डेटा हमें चाहिए इन दोनों नंबर्स के बीच में वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए मैंने 250 लिखा है। अगर आपको 1000 डेटा चाहिए तो आप यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं। अगर आपको 1 लाख डेटा चाहिए तो आप यहाँ पर 1 लाख लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि हम एक सिंपल फॉर्मूले से कितना बड़ा डेटा बना सकते हैं, राइट। तो डेटा अगर हमें बनाना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम लोग NumPy मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो फंक्शंस हैं जैसे रैंडम फंक्शन है, यूनिफॉर्म फंक्शन है, हम लोग इसको यूज़ करके और एक लार्ज डेटा सेट बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रोग्राम करके देखते हैं
मैं इसी प्रोग्राम को करता हूँ जिसमें हम लोगों ने एक डेटा सेट बनाया है। तो मैं अपना नोटबुक जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें डेटा कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा उसकी वैल्यू आ रही है, हमें इस चीज़ को नोटिस करना है, राइट। अभी हम लोग इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एरे क्रिएट करेंगे 250 रैंडम वैल्यूज़ का 0 से 5 के बीच में, जो अभी हम लोगों ने करा ना, उसी को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे numpy डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और इसके अंदर हमें लिखना है, हमें 0 से लेकर के 5 तक चाहिए। तो यहाँ पर हम 0,5 लिख देते हैं। और हमें 250 रैंडम नंबर्स चाहिए। तो जितने रैंडम नंबर्स चाहिए आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो जैसे हमें 250 चाहिए तो मैं यहाँ पर 250 लिख रहा हूँ। अगर मुझे 500 चाहिए तो मैं यहाँ पर 500 लिखूँगा, ठीक है। और अब इसे मैं प्रिंट कर दूँगा, राइट। तो अब इसे अगर हम रन करें, ये रन हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए इसने 250 नंबर्स जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। और किसी भी नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से 5 के बीच में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा सेट जनरेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज में टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हमारे पास डेटा नहीं होता है। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से डेटा क्रिएट कर सकते हैं रैंडम फंक्शन यूज़ करके numpy के मॉड्यूल में, और डेटा सेट को जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब सपोज मुझे इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, राइट। मुझे इसे विजुअलाइज करना है डेटा को। तो मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, it is used to visualize data। हम इसको डेटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें विजुअलाइज करना है, राइट, तो हमें एक फंक्शन होता है हिस्ट फंक्शन, HIST, उसे हमें यूज़ करना पड़ेगा। हिस्ट फंक्शन जो कि हिस्टोग्राम का डिस्प्ले करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर हिस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए करके इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू सेल में आ जाता हूँ और यहाँ भी हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, numpy मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर।
और फिर हमें इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब, राइट। मैटप्लॉटलिब इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी ऑफ द पाइथन, जिसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर पाईप्लॉट है, हम उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको हम लोग नाम दे देते हैं एज PLT, राइट। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं PLT। और फिर हमें यहाँ पर डेटा जनरेट करना होगा, तो यहाँ पर x ले लेते हैं और numpy डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, और यहाँ पर हम लोग 0 से लेकर के 5.0 तक जा रहे हैं और वही 250 रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको विजुअलाइज करना चाहता हूँ थ्रू ग्राफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर PLT डॉट HIST जो हिस्ट फंक्शन है, हमें उसे यूज़ करना है और इसके अंदर हमें पास करना है x और हमें पास करना है 5 जो मैक्सिमम नंबर है। और फिर हमें इसको यहाँ पर शो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें इसे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर हम शो फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। तो अब अगर इसे हम रन करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर एस्ट्रिक बना हुआ है ना, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये एस्ट्रिक हट जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो 52 की वैल्यू है, ठीक है, जो 52 की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। जो 52 की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। और अगर 48 की बात करें तो 48 हम लोग का 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 48 किसके बीच में है, 48 1 और 2 के बीच में है। 49 की अगर हम बात करें तो 2 और 3 के बीच में है। 51 की अगर हम बात करें तो 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। और 50 की अगर हम बात करें तो 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ पर डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर वैल्यूज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं थ्रू ग्राफ, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ पर numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और फिर उसके बाद में matplotlib.pyplot को हमें इंपोर्ट करना है। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हिस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग PLT.hist फंक्शन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पाईप्लॉट को PLT के नाम से यहाँ पर ले लिया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली PLT यूज़ कर सकते हैं और .hist फंक्शन यूज़ करना है। और जो भी डेटा हम लोगों ने ये बनाया हुआ है ना, ये जो यहाँ पर जनरेट हुआ था, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, ओके। So this is how exactly we can represent the data, right। अब अगर हमें थोड़ा सा और लार्ज डेटा लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ मैं इसी डेटा को लेता हूँ
और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने 250 लिया है, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर के 5 के बीच में 1000 डेटा को क्रिएट करेगा, राइट। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने x, 100 कर दिया है और इसे हम शो करेंगे। मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, तो अब आप देखिए कि डेटा हमारा अब कुछ इस तरीके से विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1000 डेटा के लिए यहाँ पर विजुअलाइजेशन करा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर 1 लाख डेटा ले सकते हैं और उसके लिए भी आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी एप्लीकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करा है, डेटा को कैसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पर numpy के थ्रू देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटा को, लार्ज डेटा को, ठीक है, ले रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन्स में देखा था कि अगर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, ठीक है, अगर ये लो वैल्यू है, ठीक है, तो डेटा क्या होगा, डेटा विल बी क्लोज टू द मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है, अगर लो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर इसे हम लोग लिख लेते हैं फिर से। अगर हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू है वो लो वैल्यू है, ठीक है, तो डेटा क्या होगा, डेटा विल बी क्लोज टू मीन वैल्यू। ठीक है, डेटा क्या होगा, मीन वैल्यू के क्लोज होगा। तो जो हमारा टारगेट है वो क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो, ठीक है, और जो डेटा हो वो मीन वैल्यू के पास में हो। ठीक है, तभी हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को, डेटा कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy को, ओके, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ matplotlib को .pyplot, ठीक है, एज plt। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ x, numpy उसी तरीके से जो अभी हमने किया था, .random .normal। अब यहाँ पर हमें
नॉर्मल फंक्शन यूज़ करना है यूनिफॉर्म की जगह पर, राइट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मीन वैल्यू, ठीक है, ये मीन वैल्यू है, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, और यहाँ पर दे रहा हूँ 1 लाख, ठीक है। तो ये हमारी है मीन वैल्यू, और ये है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है हमारा, 1.0 है, मैंने लो रखा है, ठीक है। और जो हमारा मीन वैल्यू है वो 5 है, 5.0 है, ठीक है। तो इस डेटा से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डेटा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 5 के पास में होगा, ओके। जो भी डेटा क्रिएट होगा, जो भी डेटा जनरेट होगा फ्रॉम दिस रैंडम नंबर, वो क्या होगा, 5.0 के क्लोज होगा, ठीक है। 5.0 के क्लोज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड डिवीजन लिया है वो 1.0 लिया है, दैट इज़ अ वेरी लो वैल्यू, ठीक है। और हमें पता है जब भी स्टैंडर्ड डिवीजन लो होता है तो जो डेटा का कॉन्सेंट्रेशन है या जो डेटा है वो क्या होता है, मीन वैल्यू के क्लोज होता है। तो अगर मैं इसको डेटा विजुलाइज करूं, मैं यहाँ पर अगर plt डॉट हिस्ट फंक्शन लगाता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ x,100 और यहाँ पर मैं इसको शो कर देता हूँ, राइट। और अगर इसे मैं रन करता हूँ तो अब आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये मेरा डेटा विजुलाइजेशन यहाँ पर आया है, और यहाँ पर हमने जो डेटा लिया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, डॉट नॉर्मल फंक्शन लगाना है, और इसके अंदर जो आपको पैरामीटर पास करना है, पहला आपको मीन वैल्यू और दूसरा आपको पास करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मीन वैल्यू हमारी क्या है, 5.0 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है हमारा, 1.0 है, ठीक है। तो अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो हम लोगों का क्या है, 0 से स्टार्ट है, और हम लोगों ने यहाँ पर ये 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। तो अब आप देखिए, अगर 5 पर आप देखें तो सारा कॉन्सेंट्रेशन, सारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन 5 पर है, ठीक है। और 5 क्या है, हमारी मीन वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी हमारा जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो लो होगा तो पूरी डेटा का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या होगा, मीन वैल्यू के आसपास होगा, ठीक है। मतलब मीन वैल्यू के बहुत ही क्लोज होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं अगर हमने उसमें मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन पास किया है तो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वाइडली यूज्ड, और इसको काफ़ी हम लोग डेटा को एनालाइज करने में भी यूज़ करते हैं, और डेटा को समझने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्लॉट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्कैटर प्लॉट। हम लोग स्कैटर प्लॉट भी कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट, राइट। स्कैटर प्लॉट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं स्कैटर प्लॉट की बात करता हूँ, इसमें जो डेटा विजुलाइज होता है वो डॉट के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। डॉट्स होते हैं और डॉट के फॉर्मेट में ही जो डेटा होता है वो विजुलाइज होता है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब,
डॉट पाई प्लॉट, इसको कर देते हैं एज PLT, ठीक है। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, ये आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना है और उसको एज PLT कर देते हैं। और इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डेटा लेंगे, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में जितने डेटा हैं उतने ही डेटा वाई एक्सिस में होने चाहिए, ठीक है। दोनों एक्सिस में डेटा सेम होनी चाहिए, ठीक है, जो रेंज है वो सेम होनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में डेटा लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5, 7, 8, 7, 2, 17, 2, 9, 4, 11, 12, 9, 6, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं y में ले लेता हूँ 99, 86, 87, 88, 111, 86, 103, 87, 94, 78, 77, 85, 86, ठीक है। एक बार काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हम लोगों ने सेम यहाँ पर रेंज ली हुई है एक्स और वाई की। अब अगर इसे हम डिस्प्ले करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो हमें करना है PLT डॉट स्कैटर, राइट। यहाँ पर स्कैटर फंक्शन आपको मिलेगा जो कि जनरली डॉट्स के फॉर्मेट में होता है। हमें यहाँ पर जो डेटा विजुलाइजेशन मिलेगा वो विद द हेल्प ऑफ द डॉट मिलेगा। तो इसके अंदर स्कैटर के अंदर आपको पास करना होगा एक्स और वाई, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर वैल्यूज़ ली हैं उसे आपको पास करना है और फिर आपको इसको शो करना पड़ेगा यूजिंग शो फंक्शन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग स्कैटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो किस प्रकार आता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो डॉट की फॉर्मेट में यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। हम इसको देखो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस क्या है, ये एज है कार की, और वाई एक्सिस क्या है, स्पीड है कार की, ठीक है। तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ एजेस ऑफ द कार एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें, और अगर हम वाई एक्सिस में बात करें तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द स्पीड्स ऑफ द कार, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम 2 ईयर ओल्ड की बात करते हैं कार की, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं 12 ईयर कार की बात करता हूँ तो उसकी स्पीड सबसे कम है, ठीक है, राइट। तो जस्ट विजुअलाइजिंग द डेटा we are able to predict the output here, right. This is what the concept of the machine learning, that just by looking at the data, just by analyzing the data, we will be able to predict the output here, right. So this is what exactly we can do with the scatter function, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्कैटर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और उसको हम लोग समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर
थोड़ा लार्ज डेटा की अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ 13 वैल्यूज़ ली हुई हैं, ठीक है। लेकिन सपोज अगर एक्स और वाई एक्सिस में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, जैसे मैं यहाँ पर थाउजेंड्स रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस में 1000 रिकॉर्ड्स और वाई एक्सिस में भी 1000 रिकॉर्ड्स लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर हमें 1000 रिकॉर्ड लेने हैं तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे numpy को, क्योंकि numpy यूज़ करना पड़ेगा हमें रैंडम नंबर लेना है। और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम लोग वही मैटप्लॉटलिब को, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने numpy यूज़ कर लिया है। मैं यहाँ पर जैसे ये नंबर्स हम लोगों ने लिए हैं, इसको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो कैसे हमें करना है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे कि सपोज एक्स एक्सिस में हमें 1000 नंबर रखने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर numpy लेंगे डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग जो मीन वैल्यू है वो 5 ले लेते हैं और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 1.0 ले लेते हैं। और मुझे यहाँ पर कितना नंबर चाहिए, 1000, तो यहाँ पर मैं 1000 लिख दूंगा। इसी तरीके से हम लोग वाई एक्सिस के लिए डेटा निकाल सकते हैं। तो हमें लिखना है y इक्वल टू numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब देखिए वाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग मीन की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 10.0 कर देते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन भी बढ़ा देते हैं, 2.0 कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसे 1000 कर देंगे। और अब यहाँ पर हमें स्कैटर फंक्शन लगाना है, तो PLT डॉट स्कैटर और इसके अंदर हमें एक्स और वाई पास करना होगा और फिर हम यहाँ पर इसे शो करेंगे PLT डॉट शो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लार्ज डेटा ले सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब इसे हम रन करेंगे और देखेंगे इसका विजुअलाइजेशन किस तरीके से आता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा जो डेटा विजुअलाइजेशन है कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस में जो डेटा कॉन्सेंट्रेट है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो 5 पर हो रहा है और वाई एक्सिस में 10 पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा कर्सर जहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 5 पर हो रहा है और ये 10 पर हो रहा है, ठीक है। अब अगर दोनों को फिर से कंपेयर करें तो एक्स एक्सिस में हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1 है और वाई एक्सिस में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 2 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेटा है वो 5 के क्लोज है, ठीक है। एक्स एक्सिस में अगर देखें तो एक्स एक्सिस में डेटा स्प्रेड नहीं है, ठीक है, काफ़ी दूर तक नहीं है, 5 के करीब है। लेकिन वाई एक्सिस में अगर आप देखें तो डेटा काफ़ी दूर तक गया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है काफ़ी वाइडर है, ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ज़्यादा है। और एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें 5.0 की अगर हम बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1.0 है, जो कि काफ़ी कम है। तो इसलिए एक्स एक्सिस में डेटा काफ़ी क्लोज है और वाई एक्सिस में डेटा काफ़ी वाइडर है, दूर है, ठीक है।
मीन वैल्यू से। तो इस तरीके से हम लोग डेटा विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हम स्कैटर फंक्शन की बात करें तो ये सारे फंक्शंस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ करके देखना है और कैसे हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। इस पे छोटे छोटे एप्लीकेशन, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना करके आप देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और उस पर प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।